हेलो दोस्तों। तो हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 2 का थर्ड पार्ट यार आज। ठीक है, अभी तक हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर ले, आज हम थर्ड पार्ट से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास तक दो चीज़ें पढ़ ली थी, मैं एक बार वो बता देता हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में जनरल रिएक्शन पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट क्लास में एसिड और बेस का इंट्रो, और लास्ट क्लास में हमने जनरल रिएक्शंस पढ़ी थी। लेकिन लास्ट क्लास में जो एक जनरल रिएक्शन पढ़ी थी ना यार, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक, लास्ट क्लास में एक तुमने जनरल रिएक्शन पढ़ी थी, इसमें पढ़ा था एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है ना। तुमने लास्ट क्लास तक ये पढ़ लिया था यार। ठीक है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, अब बात ये है कि हमको ना इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी तुम्हें याद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं HCl ले लूँ, यहाँ पर HCl जब NaOH से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। देखो, ये तोड़ा सिखाया होगा तुम्हें H+Cl- और ये ब्रेक डाउन होता है Na+ और OH- में। ठीक है, पॉजिटिव एक साथ, नेगेटिव एक साथ, तो H2 यहाँ पर आ गया और NaCl डेट इज सॉल्ट यहाँ पे बन गया। ठीक है, हम इसी से आगे बढ़ रहे हैं। देखो यार, हमारे पास ना कुछ 2 और कंपाउंड थे। ठीक है, मैं ये हटा रहा हूँ। हमारे पास 2 और कंपाउंड थे, ध्यान से देखना। ठीक है, हमने एक चीज़ देखी कि जब हम एसिड्स को रिएक्ट कराते हैं, दिमाग लगाना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एसिड्स को रिएक्ट करा रहे हैं मेटल ऑक्साइड से। किससे रिएक्ट करा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड से। तो प्रोडक्ट बन रहा है दोस्तों सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड कुछ भी ले सकते हो, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कुछ भी। मेटल ऑक्साइड की जगह पे मेटल के नाम पे आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने जब ये देखा कि यार जब एसिड को मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, हमने इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने देखा कि जब बेस को रिएक्ट कराया जाता है नॉन मेटल ऑक्साइड से, किससे रिएक्ट करा रहे हैं इस बार, नॉन मेटल ऑक्साइड से। अभी इन दोनों रिएक्शन पे ध्यान देना है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर, क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इतना क्लियर है। अब कहने का मतलब ये कि जब हमने इन दोनों चीज़ों को रिएक्ट कराया तब ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे यार, ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ ध्यान से अभी देखना पहली रिएक्शन को और इस रिएक्शन को जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ी है, जनरल रिएक्शन। अगर तुम ध्यान से देखोगे यार तो तुम्हें एक चीज़ पता लगेगी कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्लियर, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, और जब एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अगर आप इन दोनों रिएक्शन के अंदर एलिमिनेशन या सब कुछ भी तरीका लगाओ, ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखोगे कि जो मेटल ऑक्साइड है ना, यहाँ पे वो डिफरेंट है और यहाँ पे उसकी जगह पे बेस है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर 2 चीज़ों को रिएक्ट कराने पे RHS आपका सेम आ रहा है तो LHS सेम ही तो होगा, और अगर LHS सेम है तो एसिड से एसिड तो हट गया। इसका मतलब बेस किसके बराबर है, मेटल ऑक्साइड के बराबर है। किसके बराबर है ये, मेटल ऑक्साइड। तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बताओ कितना सिंपल है कि नहीं। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अब अगर यही रिलेशन आप अगर थर्ड इस वाली रिएक्शन में लगाओ, ठीक है, तो अगर इसमें देखोगे तो ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्योंकि देखो RHS बिल्कुल सेम है दोनों का, लेकिन इस बार बेस की जगह पे बेस है और एसिड की जगह पे मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, सॉरी। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर आप देखो तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो कहने का मतलब ये कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस की तरह एक्ट करते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एक एसिड की तरह एक्ट करते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। खुद देखो, दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बन रहा है ना। तो अगर उनके बिहेवियर की बात की जाए कि वो कैसे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो एसिड से बेस से रिएक्ट कर रहे थे तो सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। वही काम एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ कर रहा है। तो एसिड है लेकिन मेटल ऑक्साइड की जगह पे बेस आ गया, और उससे अगली रिएक्शन में बेस तो बेस है लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड की जगह पे एसिड आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, यह है एक तरीका, ठीक है, जिससे हम रिलेट कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स अगर आपके पास है तो आप उसको एज अ बेस यूज़ कर सकते हो, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एज अ एसिड यूज़ की जा सकते हैं। पक्का क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आराम से सोचो। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, इससे आगे हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे और तुम्हारे NCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास जनरल रिएक्शन से आगे का पार्ट है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है जब रिएक्शन होती है या फिर एसिड्स और बेस डू चलो टॉपिक बता देता हूँ। डज एसिड और बेस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्या एसिड और बेस में से, एसिड या बेस में से कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है, इसको चेक करने के लिए ना एक सेटअप बनाया गया। सुनो, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाउल है, आपके पास क्या है, एक बाउल है, इसमें आपने क्या लगा दिया, एक वुडन ब्लॉक लगा दिया, ठीक, और इसमें लगा दी 2 आयरन नेल्स, एक येरी और एक येरी। ठीक है, नाम लिख देता हूँ मैं। ये एक वेसल है सिंपल, ठीक, ये एक वुडन ब्लॉक है, वुड का है, और ये आयरन नेल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर ध्यान से समझोगे तो हमने क्या करा, इनको वायर से लपेट दिया, इनके साथ क्या करा, वायर लपेट दिया, यहाँ पे वायर बाइंड करा और यहाँ पर लगा दिया एक बल्ब और यहाँ पे लगा दी एक बैटरी। अब तुम बोलोगे कि ये क्या है, तो ये बल्ब का सिंबल है यार। ठीक है, ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ोगे तो तब आपको समझ में आएगा कि ये बल्ब का जो, ये जो सिंबल है बल्ब का है। अब बल्ब तो बना नहीं सकते, इसलिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, वहाँ पे सर्किट डायग्राम बोलते हैं इस टॉपिक को, वहाँ पे जाके समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि ये जो है ये क्या है, बल्ब का सिंबल है, और ये किसका सिंबल है, ये एक बैटरी का सिंबल है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चैप्टरों में यूज़ होता है, तो बैटरी का सिंबल है। एक बार यूज़ करता तो सेल, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, एक बड़ा कोना एक छोटा कोना, तो ये क्या है, एक बैटरी है। चलो ठीक है, अब देखो सब कुछ जॉइंट है, सारे वायर जॉइंट है, लेकिन बल्ब ग्लो करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जो कील है, आयरन नेल्स हैं, ये वुडन ब्लॉक पे धसी हुई है, और वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? अब यही एक्सपेरिमेंट है, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, अब इसके अंदर डाल दिया, मान लो फॉर एग्जांपल एसिड, ठीक है, या फिर आप डाल दो बेस। ठीक, एसिड और बेस इसमें जाने पर ना आयंस में टूटते हैं। फॉर एग्जांपल HCl है, HCl जैसे इसके अंदर जाएगा तो H+ आयन और Cl- आयन में ब्रेक डाउन करेगा, है कि नहीं? H+ आयन और Cl- में जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे हमने एसिड डाल दिया, और जैसे ही आपने इसके अंदर एसिड डाला वैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा और ये बल्ब ग्लो करने लगा। ठीक है, ये क्या है, एसिड है, या फिर आप बेस भी डाल सकते हो, मतलब ऐसी चीज़ जो आयंस छोड़े। ठीक है, तो जैसे एसिड और बेस गैस के अंदर इन्होंने आयंस रिलीज करना चालू करा, आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए यही चाहिए। आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली तो अच्छी बात है, अगर पढ़ोगे जब आगे जाके तो समझ में आ जाएगा आराम से, हमारे इसी सिलेबस का चैप्टर है। ठीक है, तो एसिड और बेसिस जो होते हैं वो आयंस रिलीज करते हैं, जैसे वो एसिड और बेस के साथ ब्रेक डाउन होते हैं तो आयंस रिलीज करते हैं, और वो आयंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जाके पढ़ोगे कि जब एक करंट फ्लो करना होता है तो एक जो बैटरी होती है उसमें से नेगेटिव चार्ज एक तरफ फ्लो करते हैं, और उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ करंट बनता है। समझ में आ गया मैंने, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ। ठीक है, तो ये सेटअप है। तो क्या एसिड्स और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। एसिड्स और बेस तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जब वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। एनसीईआरटी ने एक पॉइंट बोला हुआ है कि अगर मैं इस एसिड की जगह पे ग्लूकोज डाल दूँ तो एसिड के जगह पे तो रिएक्ट कर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, बेस पे भी हो रही है। अगर मैं ग्लूकोज डाल दूं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? नहीं, क्योंकि ग्लूकोज जो है ना यार, उसका फॉर्मूला C6H12O6, और वो आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होता। अगर कोई चीज़ आयंस में ब्रेक डाउन नहीं हो रही, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं दे रही, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको चाहिए पॉजिटिव और साथ साथ में नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ठीक है, तो ये है एक सेटअप जब आपको देखा जाएगा, जब देखा जाता है कि एसिड्स और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी हैं या नहीं करते। नाम से देखो, ठीक है, समझो, और कुछ दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, ठीक है, अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे काम करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स बेस की तरह, नॉन मेटल उस उल्टा मत कर देना यार। ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स की तरह। अब एसिड और बेस क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ठीक है, लेकिन वो आयंस जब टूट जाएंगे आयंस के फॉर्म में तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और कोई भी केमिकल कंपाउंड जो आयंस से ब्रेकडाउन हो सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट है कि अगर मैं एसिड्स और बेसिस को पानी में डाल दूं तो क्या होगा? what happens when acids and bases are in water, या फिर उनके साथ रिएक्टर आया जाए। ठीक है,
चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको पानी में डाल दिया तो क्या होगा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेस का, डेट इज NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इसको पानी में डाल दिया तो देखते हैं तो क्या होगा। क्लियर है। अब कहने का मतलब ये है कि जो HCl होता है और जो बेस होता है, ठीक है, दिमाग लगाना एक सेकेंड सॉरी ठीक है। तो एसिड्स जो होते हैं, जो बेस जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। सुनो, देखो यार, जो एसिड्स और बेसिस होते हैं ना, वो पानी में जाने के पर ना ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रेक डाउन करने के लिए भी एक मैकेनिज्म है, समझो जरा ध्यान से। मान लो फॉर एग्जांपल NaOH है, NaOH को जब पानी में भेजोगे आप तो ये ब्रेक डाउन होता है Na+ और OH- में, ये पहले भी बताया था तुम्हें, ठीक है। HCl ब्रेक डाउन होता है H+ और Cl- में। लेकिन जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है पानी में तो आपको पानी में किस फॉर्म में मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, ठीक है। तो समझो, मैं बताता हूँ, दिमाग लगाना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं OH- आयन की। तो OH- आयन के पास माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं उसको, है ना। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो हो नहीं सकती। तो आपको जो बेस है ना, वो OH- आयन प्रॉपर फॉर्म में मिलेंगे। समझ में आ गया। सोडियम के बारे में अगर बात की जाए तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताओ मुझे। 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। और अगर Na+ में लिख रहा हूँ तो इसका अंदर इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसका अंदर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10। एटॉमिक नंबर 11 तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी 11 होंगे। तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन से ले लिया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन कुछ तो है, तो यहाँ पे Na एग्जैक्ट फॉर्म में मिलेगा आपको जब आप पानी में देखोगे, ठीक है। यही काम इनके साथ करते हैं। क्लोरीन को देखो जरा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 17, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। Cl- का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो इसके पास कितने हो गए, 18। तो एग्जिस्ट करेगा, तो आपको Cl- भी एग्जैक्टली दिखाई देगा। क्लियर। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाएं, ठीक है, H+ आयन को देखें तो मुझे एक बात बताओ, H के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओ सॉरी, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। और 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। अब अगर H+ आयन को देखोगे तो H+ आयन का मतलब है आपने वो 1 इलेक्ट्रॉन भी ले लिया उससे, उसके पास 1 ही तो इलेक्ट्रॉन था, आपने वो भी ले लिया, तो भाई क्या हुआ, इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, नंगा हो गया भाई साहब ये। तो H+ आयन अकेला एग्जिस्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, है ना। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई। H+ मतलब कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। और H+ का मतलब आपने वो इलेक्ट्रॉन भी ले लिया इससे, तो इसके पास कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो ये कैसे रहेगा भाई, तो ये भागते हुए किसके पास जाता है, ये भागते हुए जाता है पानी के पास, पानी में ही है, मतलब उन्हीं के इलेक्ट्रॉन उनके एटम्स के पास जाता है, मॉलिक्यूल्स के पास, और कहता है भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मैं कैसे जिंदा रहूँगा, मुझे तो जिंदा रहना है। तो वाटर बोलता है कि भाई कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे तेरे पास, ये बोलता है नहीं भाई कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे पास, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तो यार वाटर बोलता है कि यार अब मैं क्या बता सकता हूँ तुझे क्या करना है, ठीक है, लेकिन हाँ मैं तेरे को अपने साथ रख सकता हूँ। तो अब ध्यान से अगर तुम देखोगे यार, तो ये H2O है, ठीक है। H2O H+ के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, दोस्ती करता है। और H2O क्या बन जाता है, H3O, क्योंकि एक हाइड्रोजन बढ़ गया। अब इसके पास 0 चार्ज है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ गया, तो यहाँ पर आ गया एक पॉजिटिव। कहने का मतलब ये कि जब एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो मॉलिक्यूल ये बना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब एसिड होता है ना यार, सॉरी बेस होता है, तो एग्जैक्टली आपको दिखाई देगा OH- आयन। लेकिन अगर आप बेस को देखोगे, सॉरी एसिड को देखोगे, तो H+ आयन ना मिलकर H3O+ आयन मिलता है, क्योंकि H+ आयन जो अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। समझ में आ गया। अगर इनके नाम रखे जाए तो यह है सोडियम आयन, ऑब्वियसली बात, सोडियम का मॉलिक्यूल है, तो ये है सोडियम आयन, ठीक है। इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, नाम याद रख लेना यार, ठीक। ये है क्लोराइड आयन, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और अगर सिंपल H+ होता तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, क्योंकि इसका सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया है ना, कुछ और है ही नहीं इसके पास, तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो जब एसिड्स और बेसिस को पानी में डाला जाता है तब ये ऐसे काम करते हैं। पक्का क्लियर है। कहने का मतलब ये कि जब एसिड्स और बेसिस को डालोगे तो H3O+ और Cl- मिलेंगे, और जब बेसिस को डालोगे तो वो प्रॉपर Na+ और OH- मिलेंगे, ठीक है, ख़त्म, ठीक है। यहाँ तक ये था।
कि एसिड्स और बेसिस को रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा। इसकी एक जनरल रिएक्शन भी बनाती है, एनसीईआरटी ने बना रखी है, ऐसा कुछ ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी देखो यार, फॉर एग्जांपल अभी तुमने एसिड देखा, एसिड अगर देखा होगा तो HCl था, तो तुम्हें पता है HCl के अंदर H तो होगा ही होगा क्योंकि वो एसिड है, एसिड की पहचान H ही होती है। Cl जो होता है ना वो 17th ग्रुप से बिलोंग करता है। Cl जो होता है 17th पीरियोडिक टेबल, आपके सिलेबस में पहले था, अब डिलीट हो गया, लेकिन अभी के लिए समझ लो 17th ग्रुप एक हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जिसमें रखे जाते हैं 118, उसमें 18 ग्रुप्स है, उनमें से 17th ग्रुप जो होता है उसमें क्लोरीन रखा होता है। वहाँ पे क्लोरीन के अलावा और भी एलिमेंट होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे एलिमेंट भी होते हैं। अभी जो एलिमेंट होते हैं ना ये एक साथ काम करते हैं, दिमाग लगाना ज़रा ध्यान से, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, ठीक है, एक ही जैसा बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट जो है क्लोरीन जहाँ पे ब्रोमीन भी ले सकते हो, बिल्कुल सेम काम करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो इसीलिए उस ग्रुप को ना एक्स से डिनोट किया जाता है, हेलोजन ग्रुप कहते हैं उसको, वैसे एक्स से डिनोट किया जाता है। इसकी जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, तो इसलिए जनरल तरीके के लिए एक्स लिख दिया। क्लियर है बात, समझ में आ गया। अब थोड़ी सी बेस की बात करते हैं। तो मैं बेस का एग्जांपल लिया था NaOH। देखो OH तो फिक्स है, जैसे यहाँ पे H फिक्स था, एसिड से H+ आयन तो देंगे ही देंगे, वैसे यहाँ पे OH फिक्स है, ठीक है। लेकिन Na क्या है, Na इज़ अ मेटल, Na क्या है, मेटल। तो जब भी बेस होता है तो उसके साथ एक मेटल होगा, तो यहाँ पे इसको मेटल को मैं M लिख सकता हूँ। तो जनरल रिएक्शन अगर आप देखोगे, और पिछली क्लास में लास्ट जनरल रिएक्शन जो आपने पढ़ी है एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट ही तो बनेगा ये। अब ये सोचो, जब ये ब्रेकडाउन, अगर ये HCl होता तो H+Cl- में टूटता, तो अब किस में टूटेगा, H+ और X- में। वैसे ही ये होता है NaOH, तो Na+ और OH- में टूटता, तो अब टूटेगा M+ एंड OH- आयन। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा MX प्लस पॉजिटिव एक साथ आएगा ना नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ, तो ये बनेगा H2O। देखो जरा, +-0 चार्ज, ठीक है, और OH- OH+ प्लस माइनस एक सिंगल है तो 0 चार्ज, तो H2O बन गया, खत्म। ये भी जनरल रिएक्शन खत्म। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे टॉपिक है, हाँ मतलब आज की क्लास में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो एक साथ कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये था यार, पक्का क्लियर है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, pH, दैट इज़ पावर ऑफ हाइड्रोजन। वो बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, तो पढ़ना है वो, ठीक है। सुनो, अब हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक की कि यार डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है, चलो पहले डाइल्यूट और कंसनट्रेट का समझते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है एक ऐसा एसिड या बेस जिसकी जो पावर है ना थोड़ी कम है। अब पावर को सही से मैं समझा सकता हूँ pH पढ़ने के बाद। जब तुम pH का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो अपने आप ही समझ जाओगे पावर मतलब ताकत, कैसे मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए समझो कि अगर किसी एसिड की ज़्यादा ताकत है तो वो ज़्यादा खतरनाक है, इसका मतलब कंसनट्रेटेड है, या बेस भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बेस की बात उसकी बात करें, अगर वो कम खतरनाक है, कम उसका ताकत है, तो इसका मतलब वो डाइल्यूट है। क्लियर है बात। अब अगर आपको कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है, मतलब ज़्यादा खतरनाक को कम खतरनाक बनाना है, कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है, तो उस प्रोसेस का नाम होता है दोस्तों डाइल्यूशन। क्या प्रोसेस का नाम है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है जब आप एसिड्स को कंसनट्रेटेड एसिड हो, बेस हो, कुछ भी हो, कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हो, तो डाइल्यूशन प्रोसेस होता है। इसमें आप करते क्या हो, इसमें एडिशन किया जाता है पानी का, एडिशन ऑफ वाटर। लेकिन अब क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि यार मान लो आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब एक टेस्ट ट्यूब में पानी है और एक टेस्ट ट्यूब में कंसनट्रेटेड एसिड है। अब आपको इसको डाइल्यूट करना है, तो अब या तो एसिड में पानी डालोगे या पानी में एसिड डालोगे। लेकिन तुम बोलोगे यार भैया दोनों बात ही की तो है, कुल्हाड़ी पर पैर मारो या पैर पे कुल्हाड़ी मारो, लगी गई तो हमें ही। नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है तो सुनो, देखो यार, जब आप एसिड के अंदर पानी डालोगे ना यार, तो पता क्या होगा, एसिड में पानी डालते समय वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक याद करो, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है उसके अंदर कि वो सारा जो आप डाल रहे हो सब कुछ बाहर स्प्लैश आउट हो जाए, और इससे आपके बर्न भी हो सकता है। और एक साथ ज़्यादा रिएक्शन होगी तो बस्ट भी कर सकती है, जिस वेसल में आप यूज़ कर रहे हो या फिर जिस टेस्ट ट्यूब में आप काम कर रहे हो वो बस्ट भी कर सकता है। तो दिक्कत है ये। इसीलिए हमारा सही तरीका क्या है डाइल्यूशन का, सही तरीका है जब आप पानी में मतलब वाटर में धीरे धीरे एसिड डालते हो, वो भी कंटिन्यूस स्टीयरिंग के साथ। मतलब आप पानी में एसिड डालते हो जाओगे और साथ साथ मिलाते भी रहोगे ग्लास रॉड से या नॉर्मली, ठीक है, तो तब जाकर आप उसको डाइल्यूट कर सकते हो और वो कम खतरनाक होगा। क्लियर है। और तब उस प्रोसेस का नाम होगा डाइल्यूशन,
ठीक है। जब एक कंसनट्रेटेड एसिड को पानी मिलाकर डाइल्यूट एसिड बनाया जाता है तो उसको डाइल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक। और डाइल्यूशन करने के लिए हम एसिड में पानी डालते हैं, पानी में एसिड, तो पानी में एसिड डालते हैं विद कंटिन्यूस स्टीयरिंग, उल्टा मत करना, ठीक है, विद कंटिन्यूस स्टीयरिंग, खत्म, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे हमने पहले पढ़ा एसिड और बेस, लास्ट क्लास में पढ़ी थी ये रिएक्शन तुमने, एसिड और बेस जब सॉल्ट प्लस वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जब एसिड जो होता है वो नॉन मेटल ऑक्साइड की तरह काम करता है और जो बेस होता है वो मेटल ऑक्साइड की तरह। अगर आपको कहीं पर बेस चाहिए और नहीं है तो आप मेटल ऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, सिंपल सा लॉजिक यही तो है। और अगर आपके पास एसिड नहीं है तो आप नॉन मेटल ऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, ठीक। दूसरी बात, क्या एसिड्स और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। एसिड्स और बेस जब आयंस में टूट जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती जब तक आपने एसिड नहीं डाला था, क्योंकि वुडन ब्लॉक तो नॉन कंडक्टर था, ठीक। लेकिन जैसे एसिड डाला इन दोनों आयरन नेल के बीच में कॉन्टैक्ट बन गया और सर्किट पूरा हो गया, और सर्किट पूरा होते ही करंट फ्लो करने लगा, और इससे प्रूव हुआ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ग्लूकोज क्यों नहीं कर पा रहा, या फिर ऐसे कंपाउंड क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो आयंस में नहीं ब्रेक डाउन हो पाते, ठीक। उसके बाद एसिड्स और बेस का पानी में क्या होता है, ठीक है। एसिड्स को अगर पानी में मिलाओगे तो HCl- बनेगा, ठीक है, और बेस को पानी में मिलाओगे तो NaOH है, ठीक है। तो HCl को जब पानी में मिलाते हैं तो H+ अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए पानी के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन बेस के साथ ऐसा नहीं है। बेस के अंदर बनता है Na+ और OH-, दोनों सर्वाइव कर सकते हैं, दोनों सही से काम कर सकते हैं, इसलिए दोनों काम करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है एक जनरल रिएक्शन भी बताई थी तुम्हें, ठीक है। जनरल रिएक्शन के अंदर वही जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है, जनरल रिएक्शन मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, जो भी मैंने बताया, जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है, इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो बस इनका जनरल फार्मूला ले लिया, इसको Cl को X से डिनोट करते हैं और Na को वो मेटल है तो M से डिनोट कर दी, जनरल रिएक्शन। फिर आता है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड मतलब ज़्यादा खतरनाक एसिड, ठीक है, और डाइल्यूट मतलब कम खतरनाक, तो उसमें ज़्यादा H+ आयन या OH- आयन मिला रहे हैं, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके अंदर पानी मिला के हम उसको डाइल्यूट करते हैं। पानी मिलाने का सही तरीका क्या है कि आप पानी में एसिड डालो विथ कंटिन्यूस स्टीयरिंग, तब जाके कंसनट्रेटेड कंपाउंड डाइल्यूट में कन्वर्ट होगा, तब जाके कंपाउंड बनेगा, ख़त्म, ठीक है। ये थे आज की क्लास, अगले 1-2 क्लासेस बची हुई हैं इसकी। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ, मतलब कमेंट में डाल देना, ऑफलाइन क्लास की आदत पूछ लो, ठीक है। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना यार, फिर मिलते हैं। बाकी अपने दोस्तों से शेयर करो। बाय बाय।